कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद एंड फाइनली मेरी पुरानी ऑडियंस के साथ कांटेक्ट करके एक अलग ही खुशी मिल रही है। फिलहाल के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 3 दिन पहले पोस्ट डाल दिया था तो अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला। तो गाइस मेरा वाईफाई का थोड़ा सा इशू आ रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाला, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी लोग इधर उधर पिकनिक विकनिक मनाने के लिए चले गए थे एंड इधर उधर भाग गए थे वो लोग वापिस आ जाओ, बिकॉज सबसे पहले हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड को ही खत्म करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल के इस नोवेल को 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मैं खत्म कर दूं। अब से नो जोक वीडियोस डेली मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना और किसी देरी के। और इससे पहले कि जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो हमारे सेकंड चैनल पे जाके वो वीडियोस वॉच कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट के एपिसोड्स के अंदर देखा था कि जो शिया होता है वो ऑलरेडी रेडियन सिटी के अंदर पहुंच जाता है एंड यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके नाम की यहाँ पे सुपारी दे के रखी है लोगों को और लोग यहाँ पे उसे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। एंड ये जो काम था ये और किसी का नहीं बल्कि इमोर्टल क्लैन का था। इसलिए जो शिया होता है वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इमोर्टल क्लैन को तो इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वही जो शिया होता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो क्विंगी है वो भी आई हुई है, तो उसे ढूंढते ढूंढते वो ऑक्टेट ट्रेजर हाउस पहुंच जाता है जहाँ उसकी फाइनली मुलाकात होती है क्विंगी से। और क्विंगी के साथ वो डिनर करने के बाद फाइनली उसे लेके चला जाता है इमोर्टल पैलेस के इनहेरिटर को हंट करने के लिए। वहां पे जाने से पहले जो शिया होता है वो गोल्डन पैंक की बॉडी उस शॉपकीपर को देके जाता है ताकि वो उसे अच्छे से पका के रखे, क्योंकि जो शिया होता है वो इमोर्टल पैलेस के इनहेरिटर को हराने के बाद गोल्डन पैंक का रोस्टेड चिकन खाना चाहता था। इसके बाद जो शिया होता है वो क्विंगी को लेके फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब आगे वही शिया के जाते ही यहाँ पे जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से हल्ला मचा देते और वो लोग कहते हैं ए भगवान, क्या ये सही में इमोर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को मारने जाने वाला है। पहले तो जो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट था वो हुआंग को हंट करने के पीछे पड़ा हुआ था और अभी जो हुआंग है वो खुद इमोर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को हंट करने के लिए जा रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है मुझे तो लगता है ये बंदा ये जरूर कुछ न कुछ उखाड़ के आएगा, बिकॉज ये जब भी आता है ये तूफान लेके आता है और पूरा का पूरा शांति का माहौल बिगाड़ के रख देता है। हम लोग को शियाओ देखने के लिए मिलता है। जो शियाओ था इस को ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर जा चुका था जहाँ पे हम लोगों को काफी ज्यादा एक सड़ी हुई स्मेल आ रही थी। यहाँ की इवन जो येन एनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन यहाँ पे कोई सनलाइट भी नहीं आती थी। जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो शियाओ को रास्ता गाइड करते हुए आगे लेके जाता है। वो एक स्वैम्प के अंदर लेके जाता है, यानी कि एक दलदल के अंदर, जहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मेशन डिस्क देखने के लिए मिलती है। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा एल्टर बना के रखा था, यानी कि आप एक डोमेन भी समझ सकते हो, जो कि पूरी तरीके से डार्क रेड कलर के डिवाइन मटेरियल से बना था। और साथ ही साथ उसी डोमेन के बीचों बीच हम लोग को एक एक्सपर्ट भी बैठा हुआ देखने के लिए मिल सकता था। ये जो बुढ़ा था ये काफी ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल सकता था और इसके गले के अंदर हम लोग को एक ड्रैगन भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि इससे लिपटा हुआ था। भाई जो शियाओ था शियाओ के लिए ये झाड़ बराबर का भी नहीं था, इसलिए शियाओ इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर वो सही में किसी को अपने साथ कम्पीट करने लायक समझता था तो वो बस इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटर था। तभी जो शियाओ होता है वो एकदम से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है और अपनी वाइटल एनर्जी को भी पूरी तरीके से छुपा लेता है। इसके बाद 1 2 3 कहते ही जो शियाओ होता है वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वो एक ही बारी के अंदर इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। अपनी अर्थ 2 इंचेस टेक्निक और अपनी हेवनली पैसेज को लेके इस बंदे के सामने पहुंच जाता है और इस बंदे की फटके 1000 हो जाती है। बिकॉज ये जो बंदा था इसे भनक तक नहीं लगी थी कि शियाओ ने कभी इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया और वो उसके सामने आ गया। एंड इवन शियाओ ने यहाँ पे अपनी हेवनली पैसेज के थ्रू एक छोटा सा डोमेन टाइप में बना लिया था, जिसके कारण जो पर्सन था ये बाहर की साइड कोई मैसेज भी नहीं भेज सकता था। उसके बाद जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, वो अपनी काफी सारी प्रीशियस टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। इवन वो काफी सारे अपने डिवाइन वेपन्स का भी यूज करता है, बट सारे के सारे टोटली पूरी तरीके से यूजलेस होते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बुढ़ा है ये कुछ कम पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये इमोर्टल पैलेस का 3rd इंस्ट्रक्टर है, यानी कि 3rd जनरल भी समझ सकते हो। तो ये बुढ़ा शियाओ की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। शियाओ उसकी तरफ हंसते हुए देखता है और कहता है मैं शियाओ, या फिर तुम्हारे लैंग्वेज के अंदर तुम मुझे हुआंग भी पुकार सकते हो। एंड जैसे ही ये बुढ़ा हुआंग का नाम सुनता है ये पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, साथ ही इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, बिकॉज जो इमोर्टल पैलेस था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से हुआंग के पीछे पड़ा हुआ था और अभी हुआंग खुद उनके घर के अंदर घुस के उन लोगों को मार रहा है। वो ये जो बुढ़ा होता है इसे इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि वो जो बंदा था वो क्लोज डोर ट्रेनिंग कर रहा था और अगर इस टाइम के अंदर उसे कोई और पर्सन डिस्टर्ब कर देता ये डेफिनेटली उसके डाउ फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा बुरा था। बट शियाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है बुड्ढे वो बच्चा तेरा कोई नहीं लगता और ना ही तुझे इमोर्टल पैलेस की तरफ इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत है, फिलहाल अपनी जान के बारे में सोच। वही क्विंगी और डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन भी आगे आ जाता है, जिसके बाद डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन बोलता है कि इससे जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये जो फॉर्मेशन है ये किसी को कहाँ लेके जा। वहीं पे क्विंगी भी आ जाती है, जिसके बाद शिया उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए पूछता है तू बताता है कि नहीं। तभी वो जो बंदा होता है वो कांपते हुए कहता है देखो देखो साहब मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस इस मिस्टीरियस फॉर्मेशन का एक प्रोटेक्टिंग एल्डर हूँ, मेरा बस इतना ही काम है कि मैं यहाँ
पे एक बोन बुक के अंदर कोई भी जरूरत हो तो उसे यहाँ पे लिख के छोड़ दूँ और इस फॉर्मेशन का प्रोटेक्शन करूँ। जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि जो फॉर्मेशन था ये काफी ज्यादा अलग लेवल का था। इस फॉर्मेशन के थ्रू बस स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को अंदर भेजा जा सकता था, जैसे कि बोन बुक्स हो गई या फिर बाकी चीजें हो गई। इसके बाद क्योंकि ये जो बुढ़ा था ये शियाओ के किसी भी काम का नहीं था, शियाओ अपने लाइटनिंग एम्पर प्रीशियस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बंदे के ऊपर बिजली गिरा देता है। वही ये जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से कोयले जैसा काला हो जाता है, लगभग मरने की हालत के अंदर आ जाता है। शियाओ इस पर्सन की इतनी ज्यादा लॉयल्टी देखते हुए वापस से इससे पूछता है कि तुम तो किसी इमॉर्टल पैलेस के डिसाइपल भी नहीं हो, तो तुम इतने ज्यादा इसके लिए क्यों कुत्ता बन के बैठे हो, यानी कि लॉयल बन के बैठे हो। अभी वो जो बुढ़ा होता है वो मरते मरते कहता है कि मेरे बॉडी में ग्रीन कॉपर रस्ट का एक श्राप डाल के रखा है, जिसके वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस फॉर्मेशन को हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है, न तो वो जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट है वो मुझे कभी भी मार सकता है। जैसे शियाओ जो होता है वो ग्रीन कॉपर रस्ट का नाम सुनता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से लोअर इलम के अंदर शियाओ को भी एक कर्स मिला था ग्रीन कॉपर रस्ट का, और उसके कारण जो शियाओ था वो लगभग मर ही चुका था। फिर कुछ सालों के बाद फाइनली वो भूत बन के अपर इलम के अंदर आ गया था। इस पर्सन की हालत देख के शियाओ को इसके ऊपर थोड़ी सी दया आती है, लेकिन शियाओ ऑलरेडी से मार चुका था तो इस बंदे का मरना तो तय था। लेकिन शियाओ मनी मन कहता है कि उस इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को तो मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तभी जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो शियाओ से कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने इस तरीके की फॉर्मेशंस के बारे में बोन बुक के अंदर पढ़ा है, सो आई थिंक मैं इसे डिकोड कर सकता हूँ। तभी जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो कहता है शियाओ क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उस पर्सन ने अगर इमॉर्टल एनर्जी को समन कर लिया होगा तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जो क्योंकि होती है वो स्माइल करती हुई कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, उस पाथ के ऊपर चलना इतना आसान भी नहीं है, अगर सच्ची में वो उस पाथ के ऊपर चल के सक्सीड हो भी चुका है तो उसके नेचर के हिसाब से अभी तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था और सभी लोगों की बैंड बजा देनी चाहिए थी। इसके बाद जो शियाओ का ग्रुप होता है वो फाइनली उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है और कुछ ही टाइम के बाद वो एक ग्रेट येलो डेजर्ट के अंदर पहुंच जाता है। जो शिया होता है वो इस जगह को देखते ही पहचान लेता है कि ये ग्रीन स्पिरिट रिलम बिल्कुल भी नहीं है, तो आखिर वो ये कहाँ पे पहुंच चुका है। तभी डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन कहता है कि एक्चुअली ये एक नई दुनिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जगह है ये बस लोगों को गुमराह करने के लिए है, हमारा जो मेन टारगेट है वो इस जगह से ज्यादा दूर नहीं होगा। ये चीज सुनने के बाद फाइनली जो शियाओ का ग्रुप होता है वो आगे बढ़ने लग जाता है उस डेजर्ट के अंदर। कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद फाइनली उन लोगों को ऐसी जमीन देखने के लिए मिलती है जहाँ पे प्लांट्स और बाकी सारी चीजें भी उगी रहती है, यानी कि ये बंजर धरती तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स है वो सारे के सारे मैजिकल थे, जिसको देखते हुए जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो कहता है कि ये जो जगह ये काफी ज्यादा मैजिकल है, इसी जगह के ऊपर हम लोगों को एक डिवाइन केव भी देखने के लिए मिल सकती थी, जिसे देख के शियाओ कहता है ये तो एशियन डिवाइन केव है और इसके अंदर एक सिंगल पर्सन बैठा भी हुआ था क्रॉस लेग करके। सिंगल का मतलब ये मत समझना कि भाई की बंदी नहीं है, ये बुढ़ा आदमी है, तो ये ऑलरेडी 4-5 बच्चे पैदा करके बैठा होगा। ठीक में तो इन लोगों को लगता है कि ये इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर जो क्वींगी होती है वो पहचान लेती है कि ये वो बंदा नहीं है, एक्चुअल में ये यहाँ का गार्ड है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बुढ़ा होता है ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और एक क्रीचर के अंदर चेंज हो जाता है, और जो क्रीचर था ये काफी ज्यादा बड़ा था। ये शियाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, ये एक डिवाइन प्लेस है एंड तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद जो शियाओ होता है और इस बंदे की फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट के अंदर शियाओ ऑलरेडी से काफी सारे मुक्के बजा चुका होता है, लेकिन इसलिए जो बंदा होता है ये इंटैक्ट होता है, यानी कि ये ब्लास्ट नहीं हुआ रहता। कि फिजिकल बॉडी को देख के जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, लेकिन स्टिल एट द एंड ये जो बंदा होता है ये भले एक्सप्लोड नहीं होता, लेकिन स्टिल ये मारा जाता है शियाओ के हाथों से। हम लोगों को इस बंदे की शक्ल अच्छी से देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि इस बंदे का जो सर था वो ड्रैगन का था, लेकिन इसकी बाकी की बॉडी क्रोकोडाइल की थी, यानी कि ये ड्रैगन ब्लडेड एंसेस्टर क्रोकोडाइल रेस से था। इस चीज़ को देख के जो क्वींगी होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो शियाओ को बताती है कि जो रेस है ये काफी ज़्यादा रेयर है, और जो इमॉर्टल पैलेस है उसके पास ऐसे बस 2 ही क्रिएचर्स है जो कि शायद से माउंटेन गेट को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उनके आर्काइक एरा को। एंड जब इन क्रिएचर्स का जो कल्टीवेशन होता है वो अल्टीमेट रिलम को सरपास करता है तो ये एक ट्रू ड्रैगन के अंदर चेंज हो जाता है, और 9 हेवंस के अंदर इनकी जो डिवाइन पावर्स होती है वो पूरी तरीके से अनमैच होती है। ये सब चीज़ें शियाओ को थोड़ी बहुत लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि ये जो बंदा था ये इतने आसानी से भी नहीं मारा था, शियाओ को थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ी थी इसे मारने के लिए। तभी हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो ड्रैगन ब्लडेड एंसेस्टर क्रोकोडाइल है इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची थी। जिसके बाद शिया उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटर के एक स्लेव हो। तभी वो जो ड्रैगन हेडेड क्रोकोडाइल होता है वो शियाओ की तरफ देखते हुए कहता है और अकड़ के साथ बोलता है क्या तुम्हें मैं यहाँ का नौकर लगता हूँ, मैं यहाँ का फौज जनरल हूँ। शियाओ कहता है अच्छा तो तुम यहाँ की सरकारी नौकर हो, चलो कोई ना आज तुम भी पहले जाओगे। जिसके बाद शियाओ इस बंदे के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, तभी ये उठ के खड़ा हो जाता है और वापस से शियाओ के और इस बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है।
शियाओ कुछ ही टाइम के अंदर इसको निपटा देता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट के द्वारा जितने भी बंदे मुझे मारने के लिए भेजे गए थे उन सभी लोगों को ऑलरेडी मैं जन्नत के अंदर पहुंचा चुका हूँ और अभी तुम्हारी बारी। इसी के बाद जो शियाओ का ग्रुप होता है वो उस एशियंट केव के अंदर घुस जाता है। उन्हें लगता है कि शायद से वहाँ पे जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट है वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है, बट वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी जो क्विंगी होती है उसे एक रास्ता नजर आता है जहाँ पे एक एशियंट एल्टर देखने के लिए मिल सकता था जो कि पूरी तरीके से गोल्डन कलर के फ्लक्चुएशन के साथ जल रहा था। के बाद जो शियाओ होता है वो मन ही मन कहता है तो तुम यहाँ पे नहीं हो तो क्या हुआ, तुम स्टिल मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद वो उस एल्टर के अंदर एंटर कर जाते हैं और जैसे ही वो उस एल्टर के अंदर एंटर करते हैं जो सीन वो अपने सामने देखते हैं इसे देख के डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन तो नाचने लग जाता है क्योंकि इनके सामने खजाना था यहाँ पे काफी सारे डिवाइन मेडिसिन और डिवाइन मटेरियल्स कलेक्ट करके रखे गए थे। चलिए ये सारी की सारी जो चीजें थी वो इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट के लिए यहाँ पे मंगाई गई थी बिकॉज वो सेक्लूजन के अंदर जा चुका था जिसके कारण उसे काफी सारे मेडिसिन की नीड पड़ती थी। वो रेडियन सिटी के अंदर जितनी भी मेडिसिन कलेक्ट होती थी वो सारी की सारी मेडिसिन एट द एंड यहीं पे आती थी। यहाँ पे आते ही जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो कुछ रेयर मटेरियल्स को तो डायरेक्टली खाना शुरू कर देता है बिना देखे कि वो क्या चीज है। अभी जो शिया होता है उसकी नजर किसी टाइप के डिवाइन मटेरियल के ऊपर पड़ती है और वो जैसे उठाता है वैसे डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन पीछे से चिल्लाते हुआ कहता है कि अरे अरे वो तो मेरी चीज है, मैं आ रहा हूँ, मुझे दे दो। वो जस्ट उसे खाने वाला होता है। शिया उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देता है और उसे दूर फेंक देता है, बट स्टिल इसके बाद भी जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो हल्का सा भाई तोड़ ही लेता है उस ट्रेजर का। जिसके बाद वो उड़ते हुए कहता है अरे इसका टेस्ट तो बहुत वाहियात है, तुम इसे रख सकते हो। तभी जो क्विंगी होती है उसकी नजर एक एशियन मटेरियल के ऊपर पड़ती है जिसको देखते हुए शिया उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर वो क्या चीज है। तभी क्विंगी उस तरफ देखते हुए कहती है ये तो स्टोन माइट है, यानी कि ये स्टोन कोर है। इसे इमॉर्टल कोर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस इमॉर्टल कोर को अगर तुम पीसते हो और इसका जो रस होता है वो अपने आंखों के अंदर डालते हो तो तुम अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर सकते हो। शियाओ इस स्टोन के फायदे सुनता है तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये उसे थोड़ी सी और डिटेल के अंदर बताती है कि ये जो स्टोन है ये शायद से इमॉर्टलेशन ग्रेट एरा से आया है। कहा जाता है कि ये जो इमॉर्टल स्टोन है ये गैल ब्लैडर से आया है इमॉर्टल्स के। तभी जो शिया होता है वो उस स्टोन कोर को उठाते हुए कहता है कि मुझे इस स्टोन कोर के अंदर कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा, कोई डिवाइन मटेरियल क्यों नहीं दिख रहा। क्विंगी उसे बताती है कि इसे बिल्कुल भी नॉर्मल आई के थ्रू नहीं देखा जा सकता। जिसके बाद जो शिया होता है वो फाइनली अपनी डिवाइन आई का यूज करता है, यानी कि ड्यूल पीपल आई। उस स्टोन के अंदर उसे स्टोन कोर भी नजर आता है जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। काफी सारे स्टोन्स के अंदर से वो ऐसे स्टोन को छांट लेता है जिसके अंदर स्टोन कोर मौजूद था। इवन क्विंगी भी काफी ज्यादा खुश थी इस चीज को देखते हुए क्योंकि ऑर्डिनरी लोग उस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे और इवन क्विंगी के लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल था। काफी सारे स्टोन कोर्स को कलेक्ट करने के बाद जो शिया होता है वो क्विंगी की तरफ देखते हुए कहता है कि हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्विंगी उससे बताती है कि तुम इसका पेस्ट बना के डायरेक्टली अपने आंखों के अंदर डाल सकते हो आई ड्रॉप की तरह। इसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा पेन तो हो सकता है अपने आंखों के अंदर, थोड़ी सी जलन भी हो सकती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारी जो आई है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तभी जो शिया होता है वो कहता है कि चलो इसे एक ट्राई देके देखते हैं, लेकिन तभी जो क्विंगी होती है वो उसे मना करती हुई कहती है कि तुम्हारी जो आंख है वो ऑलरेडी इनिशियल स्टेज के ऊपर है हेवनली आई के, तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तब तक मैं तुम्हें गार्ड करती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे क्रॉस लेग करके बैठ जाता और तुरंत उस स्टोर कोर का पेस्ट बना के अपने आंखों के अंदर डाल देता है और इसके अंदर से जो पेस्ट निकलता है वो गोल्डन कलर का था। आंखों के अंदर डालते ही शियाओ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसकी आंखों के अंदर इतना तो बुरी तरीके से दर्द होने लग जाता है कि इसके अंदर से निकलने वाले जो सिंबल्स होते हैं वो पूरे उसके बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और इवन उसके लाइफ फोर्स को भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है। तभी जो क्विंगी होती है वो नोटिस करती है कि शियाओ के बॉडी के अंदर के जो सिंबल्स है वो एक जगह पे काफी तो कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर मर्ज हो रहा है और वो उसके हेवनली आई को ओपन कर रहा है। वो उसे कहती है कि ये जो डिवाइन ऑब्जेक्ट है इसके कोई भी डिवाइन इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये जो चीज है इसको खाने के बाद तुम काफी ज्यादा तेज से अपनी हेवनली आई के फॉर्मेशन को तेज कर सकते हो। जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा स्लो था, लेकिन शियाओ काफी ज्यादा पेशेंटली वेट करता और उसकी आंखों के अंदर काफी ज्यादा जलन भी हो रही थी और जैसे उसकी जलन कम होती है वो वापस से काफी सारे ड्रॉप वापस से अपने आंखों के अंदर डाल देता है एंड इसी चीज को वो कंटिन्यू रखता है। जब जब उसके आंखों के अंदर जलन होना बंद हो जाता था वो वापस से अपने आंखों के अंदर ड्रॉप डाल देता था। इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद जो शियाओ की बंद आंखें थी वो काफी ज्यादा तेज से ग्लो करने लग जाती है। इवन थॉट वो बंद थी लेकिन स्टिल उसके अंदर से काफी सारी लाइट रिलीज हो रही थी। फाइनली जैसे जो शिया होता है वो अपनी आंखों को खोलता है उसके आंखों के अंदर से दो लाइट की बीम्स निकलती है जो कि सामने वाले पहाड़ से जाके टकराती है और वो जो पहाड़ होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी कि मिट्टी में मिल जाती है। इस वक्त शियाओ की आंखों के अंदर एक अलग ही पावर आ चुकी थी जिसके कारण वो काफी ज्यादा दूर तक की चीजों को देख सकता था। इवन थॉट वो घास में रेंगते छोटे मोटे कीड़ों को और काफी ज्यादा दूर के जो पेड़ होती हैं उनके सोल्स को भी आर पार देख पा रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बस हेवनली आई का फर्स्ट स्टेज है, यानी कि शियाओ ने जस्ट अभी अभी अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट किया है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और इसकी हेवनली आई नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अपग्रेड होगी, इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो और भी ज्यादा खतरनाक होते रहेंगे। शियाओ अपनी हेवनली आई को टेस्ट करने के लिए दूर दूर की चीजों को देखता रहता है, लेकिन तभी जो क्विंगी होती है वो शियाओ को बुलाती है और वो उससे कहती है कि इसके इफेक्ट्स कैसे है।
अभी जो शिया होता है वो पीछे मुड़ता है और क्विंगी की तरफ देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा सही है, लेकिन तभी वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और जो शिया होता है वो क्विंगी के पूरी तरीके से आर पार देख पा रहा था, आर पार यानी कि कपड़ों के आर पार, जिसकी वजह से वो क्विंगी को लगातार देखते ही रहता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो अपनी लार टपकाने लग जाता है। जो क्विंगी होती है वो इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो शिया की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मेरे को इस तरह से घूर क्यों रहे हो। वह जो शिया होता है वो क्विंगी की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि भगवान ने तुम्हें किस तरीके से तराशा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यानी कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, मैं तुम्हारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनते ही जो क्विंगी होती है उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि शिया उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तुरंत वो अपनी बॉडी को अपनी हेवनली फ्लेम से कवर कर लेती है ताकि वो एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना सके, इसके आर पार शिया उसे ना देख पाए। शिया की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है कि तुम्हारी आंखें वो अभी भी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तो वो किसी के सोल को किस तरीके से देख सकती है। साथ ही साथ मेरे बॉडी के अंदर ग्रीन लूनर फ्लेम के होने के बाद भी, यानी कि तुम बस मेरे कपड़ों के आर पार देख रहे थे, कितनी ज्यादा ठरकी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये बोल के वो उसे मारने लग जाती है। इसके बाद जो शिया होता है वो मार खाते खाते भी एक अलग ही हवस भरी नजरों से क्विंगी को देखता रहता है। इसके बाद जो क्विंगी होती है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो शिया की आंखों के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और उसे कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं कहती हूँ कि तुम अपनी हेवनली आई को डीएक्टिवेट करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मेरे सोल को एग्जामाइन कर सको या फिर मेरे बॉडी के हिडन डेंजर्स को पता कर सको। कुछ टाइम के अंदर जो शिया होता है वो नोटिस करता है कि वो अभी क्विंगी के आर पार नहीं देख पा रहा था। उसके बाद वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारे आर पार क्यों नहीं देख पा रहा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी सोल के आर पार क्यों नहीं देख पा रहा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को ग्रीन लूनर फ्लेम के प्रोटेक्टिंग बैरियर से कवर करके रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब चीजें बोलने की। जो शिया होता है वो उसे छेड़ते हुए कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कभी इस हालत में देखा ही ना हो। एंड ये बात सुनते ही क्विंगी को वो पल याद आ जाता है जब वो ग्रीन लूनर फ्लेम को एक्वायर कर रही थी। एंड आपको याद होगा कि उस टाइम क्विंगी के सारे कपड़े बुरी तरीके से जल चुके थे एंड इवन शियाओ के भी पूरी तरीके से कपड़े जल चुके थे। उस टाइम ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से नंगे थे एंड शियाओ उसे पकड़ते हुए गुफा के बाहर भाग रहा था। जो क्विंगी होती है उसका मुंह पूरी तरीके से लाल टमाटर की तरह हो जाता है। अभी तुमने क्या बोला, मुझे वापस से बोलना। शियाओ कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जिसके बाद फाइनली शियाओ और क्विंगी आगे बढ़ जाता है एंड उनके रास्ते के अंदर जितने भी उनको ट्रेजर्स मिले रहते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी ट्रेजर इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट के लिए रखे गए होते हैं, वो उन सभी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। फिर शियाओ क्विंगी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जब उस इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को पता चलेगा कि उसी के ट्रेजर के अंदर से मैंने स्टोन कोर को यूज करके अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट किया, तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। वो तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाएगा। क्यों? डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन आगे आते हुए हंसते हुए कहता है अरे वो पागल नहीं, वो पूरी तरीके से सटिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने सबसे बुरे सपने के अंदर भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस शियाओ को मारने के लिए उसने बाउंटी लगा के रखी है, यानी कि सुपारी दे के रखी है, वो किसी दिन उसके कल्टीवेशन करते करते उसके सामने अचानक से प्रकट हो जाएगा। के बाद शियाओ क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी बॉडी कंडीशन को पूरी तरीके से वो अपनी पीक के ऊपर लेके जाता है, जिसके कारण उसके जो हेवनली आई के इफेक्ट्स है वो भी और काफी ज्यादा तेजी से बूस्ट हो चुके थे। इवन उसके जो डिवाइन सेंसेस थे वो काफी ज्यादा शार्प हो चुके थे। वही इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक गोल्डन एल्टर के अंडर एंटर कर जाते हैं और ये जो गोल्डन एंटर होता है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इवन डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को भी इसे क्रैक करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि और जो शियाओ थे उन्होंने भी इस तरीके के जो सिंबल्स थे वो कभी भी किसी भी बोन बुक के अंदर रीड नहीं किए थे, जिसके कारण उन्हें भी ये एल्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। इस एल्टर को देख के जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये सेक्ट सही में काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल है। काफी ज्यादा टाइम तक जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो इस एल्टर के ऊपर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखता है और फाइनली उसे कुछ चीजें मिलती है। जो एल्टर्स के अंदर कुछ सिंबल्स थे या फिर जो कुछ चीजें थी वो कुछ एशियंट सेक्ट के स्टाइल से मैच करती थी, और इन सारी चीजों को जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था उसने लोअर रिलम के अंदर देखा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये सारी चीजें कहाँ देखी है, और तभी कुछ टाइम सोचने के बाद उसे फाइनली याद आता है कि जिस स्टोन विलेज के अंदर जो शियाओ रहता था उस स्टोन विलेज के अंदर जो विलोडिटी थी उसने भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन बना के रखा था, एंड वो अभी इस फॉर्मेशन को विलोडिटी वाले फॉर्मेशन के साथ मैच करने की कोशिश करता है, जिससे उसे कुछ सिमिलर और कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ प्रोफाउंड मिस्ट्रीज देखने के लिए मिलती है। एंड जब शियाओ इन सब चीजों के बारे में सोचता है तो इवन वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इमॉर्टल पैलेस का बैकग्राउंड सही में काफी ज्यादा एशियंट है, क्योंकि स्टोन विलेज को इस नोवेल के अंदर वन ऑफ द एशियंट सेक्ट दिखाया गया है। फिलहाल के लिए आप विलेज भी समझ सकते हो। काफी टाइम रिसर्च करने के बाद जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो शियाओ से कहता है कि देखो मैंने इस फॉर्मेशन को पहले भी स्टोन विलेज के अंदर देखा है, यानी कि ये सेम तो नहीं है लेकिन स्टिल काफी सारी चीजें सिमिलर है, तो मैं इन पैटर्न्स को समझ के इसे रीअरेंज करके इस फॉर्मेशन को ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन इसे क्रैक नहीं कर सकता। एंड इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं थी कि जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो इस चीज को सही से ऑपरेट कर पाए, इसलिए वो बस इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ रफ कोऑर्डिनेट्स बता सकता था, जिसके अंदर से शियाओ
शियाओ और उसके दोस्त गुजर सकते थे। विंगी सभी को वार्न करते हुए कहती है कि हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि एक गलत कदम सभी की जान के ऊपर हावी हो सकता है। जिसके बाद फाइनली ये लोग उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। सबसे आगे शियाओ चल रहा था और शियाओ के पीछे क्विंगी, जिसने अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम को भी एक्टिवेट करके रखा था क्योंकि किसी भी मोमेंट के ऊपर इसकी जरूरत पड़ सकती थी। फॉर्मेशन के अंदर एंटर करने के बाद वो वापस से एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे काफी सारे माउंटेन और फॉरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। भले इस जगह से जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटर था उसकी जो लोकेशन थी आइसोलेशन वाली वो ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन स्टिल उसके बाद भी रास्ते में काफी ज्यादा मुसीबतें थी। इसलिए ये लोग काफी ज्यादा तेजी से पूरे तरीके से जंगलों को और पहाड़ों को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली वो लोग एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें काफी सारे बग्स देखने के लिए मिलते हैं और ये सारे के सारे बग्स काफी ज्यादा पॉइजनस थे। एंड अगर इसमें से एक बग भी अगर इन लोगों को काट लेता है तो इन लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो सकती है। लेकिन स्टिल वो लोग उन बग्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे आगे का आसमान जो था वो पूरी तरीके से डार्क होते जा रहा था, यानी कि काला। एंड साथ ही साथ इन बग्स की संख्या भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी। बट स्टिल इन बग्स से बचना इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसलिए जो शियाओ था वो अपनी वॉइड हेल्बर्ड का यूज कर रहा था, यानी कि अपने भाले का, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो स्पेस के अंदर एक क्रैक क्रिएट कर लेता था और उस क्रैक के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर रहा था। वही इन लोगों के सामने कुछ और भी क्रिएचर्स आते जैसे काफी सारे पॉइजनस स्पाइडर्स और अलग अलग साइजेस के बड़े बड़े बीस्ट जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रहे थे और कुछ कुछ पूरी तरीके से प्योर गोल्डन कलर के थे। जो शिया होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये ऐसा कैसे हो सकता है, इस पूरी जगह को काफी सारे बग्स ने घेर के रखा और काफी सारे बाकी के क्रिएचर्स ने, इवन कोई डीटी लेवल का वॉरियर भी इसके अंदर आसानी से एंटर नहीं कर सकता। अगर गलती से अगर वो एक बार इन लोगों के चंगुर में पड़ जाता है तो बचना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अचानक से जो शिया होता है उसकी नजर सामने वाले माउंटेन के ऊपर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और उन्हीं माउंटेन्स के बीच में हम लोगों को एक डाव प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल सकता था जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था। ये जो पेड़ था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे काफी ज्यादा दूरी से भी देखने के लिए देखा जा सकता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्री था ये रेनबो कलर का ट्री था, यानी कि एक एशियन डिवाइन ट्री था। और ये लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं इस ट्री को देख के जब इन लोगों को पता चलता है कि इसी ट्री के नीचे काफी सारे हम लोगों को क्रिएचर्स देखने के लिए मिल सकते थे, इवन काफी सारे डिवाइन बीटल्स जो कि इस ट्री के अंदर अपना सर झुका के बैठे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस पूरी जगह का कंट्रोल इस ट्री के पास है और ये ट्री इस पूरे एरिया में राज करता है। वही जो क्विंगी थी उसे भी काफी ज्यादा अजीब फील होने लग जाता है बिकॉज उसे काफी सारी ट्रू डिटीज का ऑरा फील हो रहा था। कुछ ही टाइम के बाद जो क्विंगी होता है उसे कुछ याद आता है और क्विंगी कहती है कि मैंने बोन बुक्स के अंदर पढ़ा था, मेरे ख्याल से ये 10,000 पॉइजन ट्री है और नॉर्मल डिटीज के लिए ये जो ट्री है ये किसी मौत से कम नहीं है, लेकिन जो पॉइजनस बग होता है इनके लिए ये हेवन है। क्विंगी शिया को बताती है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस पेड़ का कोई फ्रूट अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है गलती से भी तो वो तुरंत एक हेवनली डिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ट्री की ये सबसे बड़ी खास बात है। लेकिन स्टिल इसका जो पॉइजन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी इंसान को मार सकता है। तो डेफिनेटली ये इम्पॉसिबल के करीब है कि इस पेड़ के फ्रूट को तुम डाइजेस्ट कर सको। वही जो शिया था उसे थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा था कि वो इस पेड़ के फ्रूट्स को नहीं कंज्यूम कर सकता, लेकिन तभी क्योंकि उसे बताती है कि पास्ट के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पेड़ के फ्रूट्स को कंज्यूम किया था और वो मरे नहीं थे एंड साथ ही साथ वो हेवनली डिटी भी बन गए थे। लेकिन स्टिल बाद में उन लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो इतने ज़्यादा पॉइजनस हो चुके थे कि उनके आसपास के जितने भी लोग थे वो उन बाकी सारे लोगों को इफेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। ये स्टोरी तो पॉइजन गर्ल की स्टोरी जैसी लग रही है कुछ कुछ। जो शिया होता है वो इस वक्त इस पेड़ को काफी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है, जिसके बाद वो क्विंगी की तरफ देखते हुए कहता है कि इस जगह को ध्यान से याद रखो, मे बी फ्यूचर के अंदर हमें इस जगह पे दोबारा आने की जरूरत पड़ सकती है। वही डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन शिया से कहता है कि मुझे तो लगता है कि जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट है वो इसी जगह के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक जगह के ऊपर आखिर कौन सा ही बंदा आना चाहेगा। अभी आसपास के एरिया को अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि वो जो डिवाइन ट्री है उसके आसपास एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना हुआ है और वही उस डिवाइन ट्री के जो रूट्स है वहाँ पे एक तरीके का एक गेट है, एक हेवनली गेट जो कि एक दूसरे दुनिया में लेके जाता है। उसके बाद डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन कहता है कि अगर ये फॉर्मेशन इसी तरीके का है जैसे मैं सोच रहा हूँ तो इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इस फॉर्मेशन के काफी सारे सिंबल जो थे वो विलोडिटी वाले फॉर्मेशन से मैच करते थे। इसलिए जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो इन सब लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर तो करा ही सकता था, लेकिन वो कितना ज्यादा अंदर जा पाते हैं ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक महाभारत के चक्रव्यूह के अंदर था कि अगर कोई सही तरीके से उस चक्रव्यूह के अंदर एंटर कर भी जाता है तो उससे बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन है वो एक फॉर्मेशन मास्टर है, तो वो आराम से यानी कि जैसे जैसे वो फॉर्मेशन को स्टडी करता रहता है वो वैसे वैसे आगे के लेवल्स को भी ओपन कर सकता है। भी हो सकता है कि वो आगे जाके इस फॉर्मेशन को डिकोड ना कर पाए या फिर उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाए आगे के फॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कभी इस फॉर्मेशन
को डिकोड कर ही ना पाए, क्योंकि उनके साथ एक फॉर्मेशन मास्टर था, वो भी ऐसा वैसा नहीं, डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन, जिसका ओरिजिन काफी ज्यादा पुराना था। तभी जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो हंसते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाए, और जैसे ही हम उस आइसोलेशन कल्टीवेशन वाली जगह के ऊपर पहुंचेंगे जहाँ पे इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटेंट ऑलरेडी अपना कल्टीवेशन फिनिश करने के थ्रू ही होगा, मतलब 90% उसका कल्टीवेशन खत्म हो ही गया होगा, एंड तभी हम उसे बीच में डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण उसका जो डाउ कॉम्प्रहेंशन होगा वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगा, यानी कि क्योंकि वो एक डीप स्टेट के अंदर होगा तो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण उसका डाउ कॉम्प्रहेंशन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड इन सब चीजों के कारण इवन वो मर भी सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि श्याव को लड़ने की कोई नीड ही नहीं होगी, ये तो खुद ब खुद अपने आप ही डर के मर जाएगा। तभी जो श्याव था वो भी एक डेविल वाली स्माइल देने लग जाता है और कहता है कि अभी तो हम जरूर यही करेंगे। कोई और पर्सन होता तो डेफिनेटली श्याव को थोड़ा सा रिग्रेट होता कि श्याव उसे अपनी कल्टीवेशन के वक्त मार रहा है, लेकिन इस पर्सन के लिए श्याव के मन के अंदर 1% रिग्रेट भी नहीं था, क्योंकि इस पर्सन ने श्याव को मारने के लिए पारी दे के रखी थी काफी सारे लोगों को, और काफी सारे एसिशंस हायर किए थे उसे मारने के लिए। वही इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो श्याव होता है वो अपने वॉइड हेलबर्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वो वॉइड के अंदर एक चीरा मार के यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके, बट यहाँ पे किसी तरीके की प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसके कारण वो यहाँ के वॉइड के अंदर कोई भी कट नहीं लगा पा रहा था। इसके बाद जो शिया होता है वो कहता है इसका मतलब हम लोगों को यहाँ से उड़ते हुए आगे का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उनके सामने काफी सारे बग्स थे और साथ ही साथ वो बड़ा सा पॉइजनस ट्री, ये ट्री भी यहाँ पे एक तरीके का प्रोटेक्टर ही है, तो अगर ये लोग खुद वहां से आगे आएंगे तो डेफिनेटली ये ट्री इन लोगों के ऊपर अटैक जरूर करेगा। लेकिन क्योंकि इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था तो ये फाइनली आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जो शिया होता है वो अपना हेवनली पैसेज को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उसे अपने एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। उसी शील्ड के अंदर उसने डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और क्विंगी को भी सपोर्ट दे के रखा था। जो क्विंगी होती है उसे भी शियाओ की मदद करनी थी, इसलिए वो भी अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इससे मदद तो नहीं होती, लेकिन उल्टा वो जो पॉइजन ट्री होता है वो भड़क जाता है और तेजी से हिलने लग जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से काफी सारी बीम्स बाहर आने लग जाती है। जैसे ये जो पेड़ होता है ये इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जो शिया होता है वो तुरंत अपने डिवाइन कोल्ड्रोन को बाहर निकाल देता है और वो उसके अंदर चला जाता है, और वही वो क्विंगी को और साथ ही साथ उस डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को अपने मैजिकल पिल पॉकेट के अंदर रख लेता है, क्योंकि इस पेड़ की जो लाइट थी इतनी ज्यादा पॉइजनस थी कि इवन उसका जो कोल्ड्रोन था वो भी कोरोड करना स्टार्ट हो चुका था। तो शिया तुरंत अपनी अर्थ टू इंचेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल सके, कि उस पेड़ के बीचों बीच यानी कि उस पेड़ के डाउन साइड के अंदर जो उसकी रूट्स थी उसके रूट्स के अंदर ही एक रास्ता था, उसी दरवाजे के अंदर इन लोगों को प्रवेश करना था। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो 10,000 पॉइजन ट्री जो अटैक कर रहा था इन लोगों के ऊपर वो लगभग हेवनली लेवल डीटी लेवल की फ्लक्चुएशंस थी। फाइनली वो लोग उस गेट के सामने आके रुक जाते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक होना भी बंद हो जाता है। वही शियाओ यहाँ पे रुक के एक बार अपनी पिल फर्नेस की तरफ देखता है, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। जो पिल फर्नेस था वो थोड़ा सा कोरोड होना तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। इस चीज को देख के जो शियाओ था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ ये जो फर्नेस था इसकी जो लीड थी यानी कि ढक्कन, उसके ऊपर हम लोगों को एक ड्रैगन भी देखने के लिए मिल सकता था। जो एशियन ड्रैगन था ये ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से जिंदा है। आप लोगों को बता दूं कि शियाओ को ये जो एशियन ट्रेजर ये फील्ड आइलैंड इमॉर्टल टॉम से मिला था, और ये जो पिल फर्नेस है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद ये लोग और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते और डायरेक्टली उस एशियन फॉर्मेशन के बीचों बीच जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करना यानी कि मौत को खुद बुलावा देने के बराबर में था, क्योंकि इवन जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था उसे भी इस फॉर्मेशन को अच्छे से डिकोड करना नहीं आता था, वो बस इसे ऑपरेट करने वाला था। अंदाजे के तौर पे कुछ सेफ कोऑर्डिनेट्स या फिर सेफ रूट्स बताने वाला था इन लोगों को जहाँ से ये लोग गुजर के जा सकते हैं। फाइनली कुछ टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे छोटे से वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं, और ये जो वर्ल्ड था ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। यहाँ पे कोई भी मर्डरस इंटेंट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल सकता था, बल्कि चारों तरफ घास, जंगल, पेड़ पौधे और काफी सारे पानी के झरने देखने के लिए मिल सकते थे। ये एक तरीके से एक फेरी लैंड लग रहा था। थोड़ी दूर एक बैम्बू फॉरेस्ट था, और इस बैम्बू फॉरेस्ट के जो बैम्बूस थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे। एंड इस स्ट्रेंज बैम्बू फॉरेस्ट के बीचों बीच हम लोग को एक स्ट्रेंज स्टोन देखने के लिए मिल सकता था। इवन ये जो स्टोन था ये भी काफ़ी ज़्यादा अनऑर्डिनरी टाइप का था, यानी कि ये कुछ टाइप मतलब कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा था। उसी मिस्टीरियस स्टोन के ऊपर इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट क्रॉस लेकर के हुए बैठा हुआ था, यानी कि वो अपनी सिक्लूजन के अंदर था। बंदे को देखते ही जो शिया होता है उसकी आंखें चमकने लग जाती है, लेकिन तभी क्योंकि शिया को वार्न करते हुए कहती है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है, और उसके अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भी फील किया जा सकता है। ये जो फॉर्मेशन है ये इमॉर्टल पैलेस की एशियंट फॉर्मेशन है।
के साथ जो क्विंगी होती है वो शियाओ को बताती है कि जिस स्टोन के ऊपर वो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटर बैठा हुआ है वो भी एक लेजेंडरी स्टोन है। ऐसे कुल मिला के बस 3 ही स्टोन है पूरे के पूरे क्लैन के अंदर, एंड उसमें से एक स्टोन यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने अपने सबसे अच्छे सपने में भी नहीं सोचा था। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग काफी ज्यादा धीरे बात कर रहे थे ताकि ये लोग इमॉर्टल पैलेस के वो जो इनहेरिटेंट था उसके चौकन्ना ना कर दे। उस स्टोन के बारे में सुनते ही जो डिवाइन शैकिंग स्टोन होता है वो पगला जाता है और कहता है मुझे मुझे वो स्टोन चाहिए, मैं उसे खा जाऊंगा। तभी जो शिया होता है वो डिवाइन शैकिंग स्टोन की टपली मारते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें हर चीज खाने की लगती है? वो एक लेजेंडरी स्टोन है एंड साथ ही साथ एक सुप्रीम ट्रेजर भी, वो कोई खाने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये जो 3000 प्रोविंसेस का जो बैटल है, यानी कि इस जगह पे ये लास्ट टाइम होगा जब इमॉर्टल डाउ फ्लावर पेटल ब्लॉसम होंगे। इसके बाद में भी हो सकता है कि इन लोगों की दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाए या फिर जो पावरफुल लोग हैं वही जिंदा रह पाए। इसलिए जो इमॉर्टल पैलेस के जो मास्टर्स है वो अपने इस टैलेंटेड पर्सन के ऊपर काफी सारा होप गड़ा के बैठे हैं, इसलिए उन्होंने इसे क्लैन का एशियंट फॉर्मेशन दिया और साथ ही साथ वो एशियंट स्टोन भी, काफी सारी डिवाइन मेडिसिन और स्क्रोल्स भी दिए ताकि वो अपनी कल्टिवेशन को जल्द से जल्द पूरा कर सके और साथ ही साथ वो अपने यंग जनरेशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैलेंटेड पर्सन बन जाए, जो कि वो ऑलरेडी था। लेकिन वो शियाओ से कितना ज्यादा ताकतवर है ये तो देखने वाली बात होगी। वहाँ पे हम लोग को एक क्रिस्टल पीस भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि डार्क रेड कलर का था, लेकिन इसके एनर्जी को ऑलरेडी उस पर्सन ने अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोन था इसके अंदर था इमॉर्टल ब्लड, जिसको अपनी बॉडी को क्लींस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो इमॉर्टल ब्लड है ये काफी ज्यादा रेयर होता है, इवन बड़े बड़े क्लैन एक एक बूंद के लिए आपस में जंग कर देता है इसके। इस पर्सन ने ऑलरेडी एक पूरी की पूरी शीशी अपने अंदर निगल लिया है। इस चीज को पचाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, इसलिए शियाओ जानता था कि ये पर्सन अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहा है ताकि वो इस इमॉर्टल ब्लड को अपनी बॉडी के लिए अब्सॉर्ब कर सके। लेकिन शियाओ इसी मौके का फायदा उठाने वाला था, यानी कि इसकी शांति को भंग करने वाला था। इसके ऊपर अचानक अटैक करके ऐसा करने से इसकी शांति पूरी तरीके से भंग हो जाएगी तो ये बंदा मर भी सकता है, एंड अगर वो नहीं भी मरता तो वो बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, जिसके बाद शियाओ उसे एक ही फटके के अंदर टपका सकता है। इससे आगे जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल का फॉर्मेशन था। वही डिवाइन शैकिंग स्टोन कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को आधा ब्रेक थ्रू तो तुम्हें करवा दूंगा, लेकिन हम इस फॉर्मेशन के पूरे अंदर तक नहीं जा सकते। बिकॉज मिडिल पोर्शन के बाद ये जो फॉर्मेशन होता है ये काफी तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ये इनके लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हो सकता था कि जब तक ये लोग उस फॉर्मेशन को खत्म करे, यानी कि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करे, तब तक ये जो बंदा है ये अपनी सेक्लूजन से उठ जाए। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो शियाओ और क्विंगी है वो ड्रैगन और फोनिक्स की जो दहाड़े होती है उनका इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक टेक्निक होती है एंड ये दहाड़ भी कोई ऑर्डिनरी दहाड़ नहीं होती। मैं अब आपको बता दूं कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस तरीके की दहाड़ से टकरा जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी के कारण ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। इस वक्त इन लोगों ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी ड्रैगन और फोनिक्स वाली, ये काफी ज्यादा एशियंट थी, जिसके कारण इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। जो दहाड़ थी फिलहाल ये बस इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को डिस्टर्ब करने के लिए थी और डराने के लिए थी। इसके बाद जो शिया होता है वो तुरंत अपना कोल्ड्रॉन बाहर निकालता है और उस कोल्ड्रॉन के अंदर वो क्विंगी को, खुद को और साथ ही साथ डिवाइन शैकिंग स्टोन को अंदर डाल देता है और कोल्ड्रॉन की प्रोटेक्शन के साथ वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। वही डिवाइन शैकिंग स्टोन उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर रहा था। इस वक्त वो लोग इतना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे चिल्लाते हुए, साथ ही साथ उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए। इसकी चिल्लम चिली और आवाज के कारण अचानक जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो जाग जाता है, के कारण उसका जो डाव था वो डेफिनेटली काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। अगर वो अभी अपनी आंखें नहीं खोलता तो उसे डर था कि शियाओ लगभग उसे मार ही देता। इसने अपने सबसे बुरे सपने के अंदर भी नहीं सोचा था कि इस जगह पे, इतनी सीक्रेट जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी उसने इतनी सारी प्रोटेक्शन लगा के रखी थी, वहाँ पे जो शियाओ है वो अपने ग्रुप को लेके इतना ज्यादा आसानी से पहुंच जाएगा और जिस शियाओ को मारने के लिए ऑलरेडी उसने बंदे लगा के रखे थे वो आज खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा। सबसे बड़ी बात थी कि शियाओ सारी डिफिकल्टीज को क्रॉस करते हुए इसके सामने आ चुका था। साथ ही साथ जिस फॉर्मेशन के अंदर इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट बैठा हुआ था उसे भी काफी ज्यादा तेजी से शियाओ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को देख के उसके मन को और ज्यादा धक्का बैठ जाता है। यानी कि मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये बंदा ऑलरेडी अपने आप को काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका है और ये खून की उल्टियां भी कर देता है जब शियाओ अचानक से उसे डिस्टर्ब कर देता है। एंड अभी जब वो देख रहा था कि उसका जो फॉर्मेशन है वो भी किसी काम नहीं आ रहा और शियाओ काफी ज्यादा तेजी से उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसे देख के वो डर जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इसी स्पीड के साथ शियाओ फाइनली इस पर्सन तक पहुंच गया तो इस पर्सन का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अभी इस वक्त ये इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि शियाओ अगर इसके ऊपर हमला करता है और इसे मारने की कोशिश करता है तो इसे मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए जो बंदा होता है ये फाइनली यहाँ से भागने के बारे में सोच लेता है और वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से भागने लग जाता है। इवन थॉट इस पर्सन की इतनी ज्यादा फट गई थी कि इसने अपना लेजेंडरी स्टोन भी नहीं उठाया था। फिलहाल बस यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के ऐसे भागने लग जाता है। एंड उसने यहाँ पे अपनी बाकी सारी डिवाइन मेडिसिन और वो सारी चीजें भी यहीं पे छोड़ दी थी, जिसके बारे में वो सोचता है कि वो उसे बाद में आके कलेक्ट कर लेगा। डेफिनेटली ये सारी चीजें कलेक्ट करने के लिए तो उसे शियाओ को पहले मारना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि शियाओ यहाँ पे आएगा और ये सब उठा के लेके
लेके जाएगा। फिलहाल अभी ये अपनी जान बचाने की हालत में नहीं था, तो वो उस लेजेंडरी स्टोन को क्या ही बचाएगा। ये बंदा तभी अपने वॉइड हेल्बर्ट से स्पेस के अंदर एक चीरा मारता है और उस चीरे के पास खड़े होते हुए शियाओ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? तुम बस 4 घंटा रुको, 4 घंटे के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारी मौत प्रदान करूंगा। के बाद ये जो बंदा होता है वो दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। अभी फॉर्मेशन को आधा तोड़ने के बाद ही शियाओ और शियाओ का जो ग्रुप होता है वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। के बाद जो शियाओ और डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो आज ये सब इन लोगों का प्लान था और इवन जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो भी नहीं जानता था कि इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। पहले ही बता दिया था शियाओ को कि वो बस आधी फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। शियाओ पहले से जानता था कि वो कभी भी इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा और वो अगर गलती से पहुंच भी जाता है तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इसलिए उन लोगों का पहले से प्लान था कि उनको बस उसे डिस्टर्ब करना है। अगर वो इस डिस्टर्बेंस के अंदर ही मारा जाता है तो ये तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। स्टिल अभी जो रिजल्ट इन लोगों को मिला था ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था कि इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट की हालत जो थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर पहुंच गई थी। एंड अगर अभी वो वहां से उठ के नहीं भागता तो वो डेफिनेटली मारा जाता। लेकिन उस चूतिए को ये नहीं पता था कि ये लोग कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाते। इन लोगों को भी वो पूरा फॉर्मेशन तोड़ना नहीं आता था, इसलिए स्टार्टिंग से इन लोगों का प्लान था कि चिल्लम चिल्ली करते हुए और काफी ज्यादा तेजी से उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करेंगे। उस बंदे की हालत खराब हो जाए शियाओ के ग्रुप को इतना ज्यादा तेजी से आगे आते हुए और साथ ही साथ आगे से गीले और पीछे से पीली हो जाए। डर के मारे वो बंदा अपना लेजेंडरी स्टोन भी यहीं पे छोड़ गया। ये जो क्विंगी थी वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और शियाओ की जब हंसी की तरफ देखती है तो वो मन ही मन सोचती है कि ये लोग सही में कितने ज्यादा ईवल है। किसी पर्सन को धोखे से इंजर्ड करके ये लोग इतने ज्यादा मजे ले रहे हैं। अगर गलती से भी उस पर्सन को ये पता चल गया कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है तो वो बंदा तो पूरी तरीके से पागल ही हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे अपना सारा बोरिया बिस्तर यहीं पे छोड़ गया। इसी के बाद जो शिया होता है वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन की तरफ देखते हुए कहता है कि बाकी की फॉर्मेशन तुम्हें ओपन करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2-3 घंटे तुम पकड़ ही लो। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट के आने से पहले हम इस फॉर्मेशन को तोड़ दे। कुछ ऐसा ही होता है कि जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो 2 घंटे के अंदर अंदर इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन है उसने लोअर रिलम के अंदर जो विलो डीटी का ट्री होता है उसकी फॉर्मेशन को पहले भी देखा था और उसके फॉर्मेशन के अंदर जो पैटर्न थे वो सेम पैटर्न इस इमॉर्टल पैलेस के एशियंट फॉर्मेशन के अंदर भी बन रहे थे। इसके कारण वो एकदम से तो इसे ब्रेक नहीं कर सकता था, लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम स्टडी करने के बाद वो इसे ब्रेक कर सकता था। जैसे वो इस चीज को ब्रेक कर देते पूरी तरीके से, उसके सामने था एक लेजेंडरी स्टोन। जो क्विंगी होती है वो शियाओ को बताती है कि ये जो स्टोन है इसका वेट किसी तारे यानी कि किसी प्लेनेट से भी ज्यादा भारी है। इसके आसपास काफी सारी लेजेंडरी फॉर्मेशन बनी हुई है जिसके कारण ये जमीन को बिना फाड़े जमीन के ऊपर अच्छे से खड़ा रह पा रहा है। अभी तक जितना इसका वेट है इतने वेट में तो वो जमीन फाड़ के अंतरिक्ष के अंदर चला गया होता। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे जो सेक मास्टर थे वो शियाओ को देख रहे थे और वो बुरी तरीके से शॉक हो गए थे। और शियाओ पहले 6 क्राउन किंग की स्पिरिचुअल बॉडी को हरा चुका था एंड इसके बाद जो शियाओ है उसने इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को इस तरीके से भगाया जैसे कि वो कोई कूड़ा हो। आपको ऑलरेडी बता दूं कि इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसे पूरे के पूरे इमॉर्टल एशियंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यंग एक्सपर्ट कहा जाता है। साथ ही साथ काफी सारे लोगों तो ये भी लगता था कि वो शियाओ को एक ही फटके के अंदर मार देगा। तो इसी चीज से आप समझ सकते हो कि इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट कितना ही ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त जिस तरीके से शियाओ ने उसका कुत्ता बना के उसे यहाँ से भगाया था, इस चीज को देख के बाहर सब लोग बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कोई ब्लडी बैटल होगा, यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया था। इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट दुम दबा के यहाँ से भाग गया था, क्योंकि डेफिनेटली इमॉर्टल पैलेस के लिए भी काफी ज्यादा शर्मनाक बात थी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को आउटर वर्ल्ड के अंदर ही इमॉर्टल पैलेस का एशियंट ब्रॉन्ज हॉल देखने के लिए मिलता है कि ये एक डिवाइन पैलेस था जहाँ पे मेन इमॉर्टल पैलेस का हेडक्वार्टर था। यहाँ पे काफी सारे बुड्ढे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे और ये लोग सबके सब काफी ज्यादा गुस्से में थे। बस इमॉर्टल पैलेस कोई एरा गैरा नट्टू गैरा क्लैन नहीं था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन था और उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इनहेरिटेंट इस तरीके से भागा था। साथ ही साथ इतना ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था, वो किसी जंग से इंजर्ड नहीं हुआ, स्टिल उसे दुम दबा के इस तरीके से भागना पड़ा। एक बुड्ढा कहता है, इस बच्चे का जो एंसेस्टर था इवन हम उसे बहुत पहले हरा चुके हैं, तो ये किस खेत की मूली है, इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, ये अभी भी हाई रिलम के अंदर आके तबाही मचा रहा है। अचानक से वहाँ पे हम लोग को ड्रैगन ब्लडेड एंसेस्टर क्रोकोडाइल भी देखने के लिए मिलता है। ये दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था एंड काफी ज्यादा एज्ड भी, और जिस क्रोकोडाइल को शियाओ ने मारा था वो इसी का डिसेंडेंट था या फिर इसका स्टूडेंट भी समझ सकते हो, जिसकी वजह से ये और ज्यादा गुस्से में था। एंसेस्टर क्रोकोडाइल के यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली आसपास के लोग थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि ये जो एंसेस्टर क्रोकोडाइल था ये डेफिनेटली इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी भी हेवनली डेडी को भी आराम से मार सकता है। ये लोग अपना जो ध्यान होता है वो शियाओ के ऊपर वापस से लेके जाते हैं कि आखिर जो शियाओ है वो उस लेजेंडरी स्टोन को यहाँ से लेके जा पाता है कि नहीं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि उस लेजेंडरी
स्टोन का वेट कितना ज्यादा है एंड डेफिनेटली उसे किसी नॉर्मल ट्रेजर के अंदर रखना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। जो आसपास के बाकी के मास्टर्स होते हैं वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं पहले तो इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट दुम दबा के भाग गया, जिसके बाद इन लोगों का ये जो डाउ कॉम्प्रहेंसिव स्टोन है ये भी इन लोगों ने खो दिया। अभी तो वापिस से उस इमोर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा दोबारा से और उसके बाद वो बहुत बहरे में से मारा जाएगा। हाँ भैया ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये इमोर्टल पैलेस वाले पता नहीं कब फेंकना बंद करेंगे। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इमोर्टल पैलेस का एक जो बुढ़ा होता है वो अपने ब्रोंज इमोर्टल पैलेस से एक कॉपर पैलेस प्लेट को फेंक के मारता है। ये अटैक उसने काफी ज्यादा दूर से किया था, ऊपर डेफिनेटली कर्ज लगा हुआ था। ये अटैक इससे पहले किसी और से टकरा था। तभी हम लोगों को आसमान की दूसरी साइड के अंदर एक बहुत बड़ा फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि लगभग डेमोनिक गॉड जैसा लग रहा था, और ये जो फिगर होता है ये आते ही उस अटैक को पूरी तरीके से पावरलेस कर देता है। लोग बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं कि आखिर ये फिगर है कौन और इतना ज्यादा पावरफुल कौन है जो कि इमोर्टल पैलेस से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिएचर था इसके पीठ के ऊपर गोल्डन विंग्स भी देखने के लिए मिल सकती थी और काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा। इन तभी इमोर्टल पैलेस के कॉपर हॉल के अंदर से भी एक बुढ़े की आवाज आती है, वो भी जोर से चिल्लाने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक दोगे? तुमने अपनी स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, हमारे बीच में फाइट तब होगी जब तुम्हारी ट्रू बॉडी बाहर आएगी। इस वक्त इमोर्टल पैलेस के जो वर्ड्स थे ये पूरी तरीके से आसमान के अंदर गूंज रहे थे और इनकी आवाज सुन के इवन जो ग्रेट सेक मास्टर थे वो भी बुरी तरीके से कांपने लग गए थे, क्योंकि इमोर्टल पैलेस ऑलरेडी इतना था खतरनाक है कि उसके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। एंड उसके खिलाफ अगर कोई बंदा खड़ा हो रहा है तो वो कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। साथ ही साथ जिस टेक्निक को यहाँ पे मेंशन किया गया था यानी कि स्टेलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जिस टेक्निक को मेंशन किया जा रहा था यानी कि स्टेलर रिफ्लेक्शन, ये भी कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं थी। ये जो स्टेलर रिफ्लेक्शन टेक्निक थी ये स्टेरिकाई का एक अपग्रेडेड वर्जन था। के अंदर कोई भी पर्सन धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने आप को काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि एक तरीके से टेलीपोर्टेशन कर सकता है, या फिर वो अपनी आवाज को धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकता है, वो भी काफी ज्यादा लाउड, क्लियर और क्रिप्स। जो आवाज होती है ये किसी गर्जना से यानी कि किसी दाढ़ से कम नहीं होती। अच्छा जो कि पैंटे के लिए हो जाती है इससे। कोई पर्सन होता है जो कि इस पर्सन की आवाज को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो कहता है अरे अरे ये तो वही है, ये एक अनडाइंग एग्जिस्टेंस है जो कि बहुत पहले अपीयर हुआ था अपर इलम के अंदर। अगर शियाओ यहाँ पे होता तो डेफिनेटली वो भी इसे रिकॉग्नाइज कर ही लेता। और ये जो बंदा है ये भी लोअर इलम से ही आया है। एंड गाइस इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो शियाओ है वो अकेला पर्सन नहीं है जो लोअर इलम से आया हो। उसे डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि लोअर इलम से आया है। ये सारे के सारे लोग डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं, ये सारे के सारे लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है। अभी उस बंदे की एक और आवाज आती है और वो कहता है तुम सभी के सभी उस बच्चे को मारना चाहते हो जिसकी मैं काफी ज्यादा कदर करता हूँ, और अगर उसे एक खरोच भी आती है तुम लोगों के कारण तो तुम्हारे डिसाइपल के साथ साथ तुम्हारी पूरी नस्ल को मिटा दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जो हो रहा है तुम उसे होने दो और यंग जनरेशन के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी के साइड के लोग ये सारी चीज़ों को सुनते हैं तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि शियाओ के पीछे कोई इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन का भी हाथ हो सकता है। डेफिनेटली गाइस इस चीज़ के बारे में तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ स्टार्टिंग में हम लोगों को विलो डेडी और पगोडा टावर दिखाया गया था जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, बीच में से वो गायब हो गए थे। अभी अचानक से जो नया पर्सन यहाँ पे आया है ये और भी ज़्यादा पावरफुल देखने के लिए मिल सकता था। यानी कि जो शियाओ है उसकी आइडेंटिटी डेफिनेटली कोई नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं है, उसके रगों में जरूर किसी एशियन क्लैन का खून बह रहा है, क्योंकि हमें डेफिनेटली हर नोवेल की तरह इस नोवेल के भी एंड के अंदर पता चलेगा। तभी इमोर्टल कॉपर पैलेस की तरफ से भी एक आवाज आती है, जब तुम लौटोगे तो मैं पहला इंसान रहूंगा जो कि तुम्हारी जान लेगा। के बाद दोनों साइड के ऑरास गायब हो जाते हैं और दुनिया में वापस से शांति सी छा जाती है। हम लोग को इमोर्टल एशियंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को इमोर्टल पैलेस इनहेरिटेंट देखने के लिए मिल सकता था जिसकी पूरी की पूरी बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। अभी ये जो बंदा होता है वो वापस से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और ये अपनी इंजरीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपने बॉडी के अंदर का जो एक्स्ट्रा इमोर्टल ब्लड होता है जो कि इधर उधर बह रहा था और उसके बॉडी को और ज्यादा हार्म पहुंचा रहा था उसे बाहर निकालता है और एक शीशी के अंदर स्टोर कर लेता है। वो डेफिनेटली इस ब्लड को भी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर सकता था, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए उसे टाइम की जरूरत थी और अभी तो उसका डाउ फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो गया था। साथ ही साथ ये बंदा काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, तो सबसे पहले अभी इसे अपनी स्टेट को ठीक करना था। इस हालत के अंदर शियाओ अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो इस बंदे को मरने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। बाद ही जो बंदा होता है ये अपनी इंजरीज को ट्रीट करने के लिए एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है। उस डिवाइन लेवल क्रिस्टल के अंदर एक डिवाइन पिल थी जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मेडिसिनल फ्रेग्रेंस आ रही थी और काफी सारी लाइट्स भी बाहर आ रही थी, जिसको ये बंदा एक ही बार में खा लेता है और इसको खाते उसके बॉडी के अंदर हम लोगों को एक हीलिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि उसके वाइटल्स, उसके ऑर्गन और उसकी हड्डियां जो कि टूट चुकी थी पूरी तरीके से वापस से जुड़ना शुरू हो चुकी थी। ये बंदा क्रॉस लैग करके उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व
ऑब्जर्व कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन देखने के लिए मिलता है जो कि फाइनली 2 घंटे के अंदर अंदर उस पूरी एशियन फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। ऐसे ही ये फॉर्मेशन खत्म होता है, शियाओ तुरंत भागते हुए जाता है और उस डाउ कॉम्प्रिहेंशन स्टोन को उठा लेता है इससे पहले कि डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन की नजर पड़े इसके ऊपर। उसके बाद भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है शियाओ इस स्टोन को काफी तक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन भागते हुए आता है और फाइनली इस स्टोन को एक बार चबाने की कोशिश करता है। उसके चबाते ही काफी सारी चिंगारियां बाहर निकलती है और इस स्टोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था दांत बुरी तरीके से हिल जाता है और वो कहता है ये कितना ज्यादा हार्ड है, मैंने कभी इतना ज्यादा हार्ड रॉक नहीं देखा। चल उसके बाद भी मुझे एक चीज समझ गई है कि ये चीज मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि जिस चीज की मुझे नीड थी इस चीज के अंदर वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर होगी भी तो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन है वो कितना ही ज्यादा मजबूत है, उसे तोड़ना लगभग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इवन थॉट अगर शियाओ सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक भी डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन के ऊपर कर दे तो शायद ही उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि फर्क तो पड़ेगा लेकिन स्टिल उसका ब्रेक होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इसलिए जो शियाओ है वो स्टार्टिंग में इस स्टोन को पत्थर की तरह इस्तेमाल करता था और अपने एनिमीज के सर के ऊपर फेंक के मारता था। क्योंकि भी इस डिवाइन रॉक को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद जो शिया होता है वो इस रॉक को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन इस डिवाइन रॉक को वो 1 इंच भी नहीं हिला पाता। वो कहता है कि ये चीज डेफिनेटली काफी ज्यादा भारी है, शायद से एक स्टार से भी ज्यादा भारी। जो शिया होता है वो एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है ताकि वो इस रॉक को स्टोर कर सके और वो धीरे धीरे इस रॉक को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्पिरिचुअल मैजिकल आर्टिफैक्ट होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो रॉक होता है ये धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाता है, लेकिन ये जमीन के अंदर नहीं जाता क्योंकि इसके आसपास काफी सारी फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिसके कारण इसका वेट थोड़ा सा हल्का हो गया था। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इन फॉर्मेशन के कारण ही ये रॉक इस वक्त जमीन के ऊपर मौजूद है, ना ये जमीन फाड़ते हुए डेफिनेटली धरती के कोर तक या फिर एकदम स्पेस के अंदर पहुंच जाता। तभी शियाओ के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, वो अपने पिल फर्नेस को बाहर निकालता है। ये जो पिल फर्नेस है ये डेफिनेटली कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इवन उस लेजेंडरी टी के अटैक के बाद भी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए वो मन ही मन सोचता है कि देखते हैं कि ये पिल फर्नेस क्या क्या कर सकता है। जैसे वो पिल फर्नेस की मदद से धीरे धीरे करके उस स्टोन को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है, तो कुछ ही टाइम के बाद फाइनली वो सक्सीड हो जाता है और वो पिल फर्नेस के अंदर उस स्टोन को स्टोर कर लेता है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि शियाओ के पिल फर्नेस के अंदर एक रिवर भी है जो डेफिनेटली कर्स वाटर की है, और इस वक्त ये जो स्टोन है ये उसी कर्स वाटर के बीचों बीच पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि शियाओ का ये जो पिल फर्नेस है ये लू फेंग के स्टार टावर से कुछ कम नहीं है। पिल फर्नेस को स्टोर करने के बाद शियाओ क्विंगी की तरफ देखता है और कहता है कि एक बार मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूं, जिसके बाद मैं तुम्हें ये डाउ कॉम्प्रिहेंशन स्टोन दे दूंगा ताकि तुम इसके ऊपर रिसर्च कर सको और अपना ब्रेक थ्रू कर सको। इसके बाद शियाओ और क्विंगी आसपास घूमने लग जाते हैं और बाकी के ट्रेजर्स के ऊपर नजर मारने लग जाते हैं, इससे पहले कि इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंस यहाँ पे आ जाए। एंड जब वो यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढते तो उन्हें यहाँ पे काफी सारी बोन बुक्स और प्रोसीजर्स और काफी सारी डिवाइन ट्रेजर्स भी मिलता है कि यहाँ पे रैंडमली बिखरे हुए थे। इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट इन सब चीजों को चाह के भी अपने साथ नहीं लेके जा पाया। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच सोच के डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और शियाओ को और ज्यादा मजे आ रहे थे और वो डेविल वाली स्माइल कर रहे थे। जो शिया होता है वो हंसते हुए कहता है कि वो बंदा तो पूरी तरीके से पागल हो चुका होगा, वो यहाँ से दुम दबा के भाग गया, बल्कि हम लोगों ने तो उसका चूतिया काट दिया, हम तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते थे। एंड उसे मजबूरी के अंदर अपना सारा का सारा ट्रेजर यहीं पे छोड़ना पड़ा। गलती से भी उसे हमारे इस प्लान के बारे में पता चल गया तो वो तो लड़ने से पहले ही मर जाएगा। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहीं पे रुक के उसका इंतजार करना चाहिए कि यहाँ से जाना चाहिए। शियाओ कहता है कि यहाँ पे रुक के अगर उसका इंतजार करेंगे तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका सारा का सारा ट्रेजर ऑलरेडी हम लेके जा चुके हैं तो पागल कुत्तों की तरह हमें ढूंढेगा। उसकी शक्ल उस टाइम देखने वाली होगी और मुझे डेफिनेटली उसकी शक्ल देखनी है। वही जो शिया होता है वो ऑलरेडी ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर पहुंच चुका था। ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर पहुंचने के बाद वो ऑक्टेट ट्रेजर हाउस जाता है, जहाँ पे जाके वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को कहता है क्या मेरा गोल्डन पैंग ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है। वही रेस्टोरेंट के अंदर बाकी के जितने भी लोग थे वो इस चीज को सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि शियाओ ने कहा था कि वो इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को मारने जा रहा है, जिसे मारने के बाद वो यहाँ पे पार्टी बनाएगा। क्योंकि अभी वो सही सलामत लौट के आ चुका है तो क्या इसका मतलब ऑलरेडी वो इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंट को मार चुका है। हर तरफ इसी बारे में बातें होने लग जाती है। उस रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो शियाओ की तरफ डरते हुए देखते हुए कहता है वो अभी तक नहीं हुआ, ये एक हेवनली रैंक का क्रिएचर है तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शियाओ कहता है चलो ठीक है भाई तू कंटिन्यू कर, तब तक शायद से मेरा बैटल भी खत्म हो जाए। तभी शियाओ बाकी लोगों की तरफ देखता है जो कि उसे घूर घूर के देख रहे थे, उनकी तरफ देखते हुए वो कहता है कि वो जो इमॉर्टल पैलेस का बंदा है वो थोड़ा सा डरा हुआ है और थोड़ा सा मार खा के बैठा है, तो मैंने उसे रिकवर होने का थोड़ा सा टाइम दिया है, तब तक तुम में से अगर किसी को मेरे साथ भिड़ना हो तो आ जाओ, मैं अपना वार्म अप कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट देखने के लिए मिलता है जो कि पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर दोबारा से आता है। और जब वो देखता है कि उसका वो जो डाउ कॉम्प्रिहेंशन स्टोन है वो पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुका है,
वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन रिलीज होने लग जाती है और आसपास के जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो सब पूरी तरीके से फुट जाते हैं। नो डाउट उसके भागे के जितने भी ट्रेजर्स थे जो कि वो यहाँ पे छोड़ गया था वो भी पूरी तरीके से चोरी हो चुके थे। मन ही मन कहता है श्याओ श्याओ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम मेरे सामने आओ मैं तुम्हारी गर्दन उखाड़ दूंगा। इसके बाद ये धूम धड़ाका करते हुए और चिल्लाते हुए रेडियंट सिटी के अंदर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है हुआंग अगर तुम में दम है तो बाहर आओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर आओ, मैं तुम्हें अपना नौकर बना के रखूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो इसी तरीके से जोर जोर से चिल्लाते रहता है पागलों की तरफ पूरी सिटी के अंदर। अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा सर उखाड़ दूंगा डर से। तभी इमॉर्टल पैलेस का एक सर्वेंट भागते हुए आता है और इस पर्सन को ग्रीट करता है, कहता है ग्रेट वन मैंने सुना है कि हुआंग इस वक्त ग्रेट स्पिरिट रिलम के अंदर है। पलक झपकते ही जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटेंट होता है वो उस ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर पहुंच जाता है। एंड जैसे वो ग्रीन स्पिरिट रिलम के अंदर पहुंचा ठीक उसके सामने श्याओ खड़ा था। वो श्याओ की तरफ देखते हुए कहता है हुआंग मरने के लिए तैयार हो जाओ, अगर आज भगवान भी आ गए तो वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। श्या हंसते हुए उससे कहता है अच्छा तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा जो तुम्हारा असली फॉर्म है वो किसी इंसान का या फिर किसी बर्ड का है, अगर वो इंसान का हुआ तो ठीक ही है वरना अगर वो बर्ड का हुआ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस तरीके से मैं उस गोल्डन विंग पैंग को पका के खा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी पका के खा जाऊंगा। जहाँ तक कि तुम्हारी पावर की बात रही तो तुम्हारा टेस्ट डेफिनेटली उस गोल्डन विंग पैंग से तो काफी अच्छा होगा। यही पे जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद फाइनली मैं इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो डाल रहा हूँ। इस नोवेल के पुराने पार्ट्स को अगर आपको देखना होगा तो आप सेकंड चैनल के ऊपर जा सकते हो, जहाँ पे ये जो नोवेल है ये कंटिन्यू रहेगा। बट कुछ दिनों के लिए मैं इसी चैनल के ऊपर इस नोवेल के पार्ट्स डालूंगा ताकि इस चैनल को थोड़ा सा जिंदा कर सकूं। इसके बाद जैसे ही मैं इस चैनल के लिए किसी नई नोवेल को ढूंढ लूंगा मैं इस नोवेल को वापस से पुराने चैनल के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और इस चैनल के ऊपर एक नई नोवेल स्टार्ट करूंगा। डेफिनेटली दो नोवेल्स को एक साथ कंटिन्यू रखना थोड़ा सा तो मुश्किल रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। पूरी कोशिश करूंगा कि डेली दोनों चैनल्स के ऊपर मैं वीडियो डाल सकूं जब मैं दोनों नोवेल्स को एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर काफी सारे लोग अलग अलग नोवेल्स का नाम बता रहे थे तो मैं एक पोल डाल दूंगा, इसके अंदर आप बता सकते हो कि आप स्पेसिफिकली किस चीज की नोवेल को सुनना पसंद करोगे। जिस पे ज्यादा वोट होंगे उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस सीरीज को एंजॉय करो क्योंकि ये भी काफी ज्यादा तगड़ी है। एंड विश्वास रखो जब मैं किसी सीरीज को एक्सप्लेन करता हूँ तो वो तगड़ी हो या ना हो लेकिन वो काफी ज्यादा तगड़ी बन जाती है। आपने परफेक्ट वर्ल्ड को स्टार्टिंग से देखा और आप परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में जानते हो तो आप जैसे ही मेरे सेकंड चैनल से इस सीरीज को देखना स्टार्ट करोगे तो गारंटीड आप लोगों को नशा होना तो तय है। इसलिए इस सीरीज के एनिमेशन को खत्म करने के बाद इसके नोवेल के 2 से 3 चैप्टर सुन के देखो, अगर आपको ना पसंद आए तो आप जा सकते हो। इस चीज की काफी ज्यादा कम गारंटी है कि आपको ये चीज मेरी आवाज के अंदर ना पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।